नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या व ऊर्जा। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु प्रतिरूप था उसके अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या और कक्षा की ऊर्जा ज्ञात करें। तो रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्रण करते हैं। इसमें नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में, यानी कि नाभिक और इसके चारों ओर मान लिया स्मॉल r त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन चक्रण करें। तो रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्रण करते हैं। और वर्ताकार कक्षा में चक्रण करते हैं तो वर्ताकार कक्षा के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। कौन से बल की? अभिकेंद्रीय बल, यानी अभिकेंद्रीय बल होता है mv² बटा त्रिज्या r। ये अभिकेंद्रीय बल है वो किससे प्राप्त होता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों के मध्य आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन व नाभिक के आकर्षण बल के जेड ई, नाभिक इलेक्ट्रॉन ई और बटा में दूरी r²। तो बल ये था, के नियतांक था, दोनों का द्रव्यमान बटा दूरी का r²। त्रिज्या निकालनी है तो r से r कट गया, r को ऊपर भेज देंगे और mv² को नीचे। तो r बराबर के जेड ई² बटा mv²। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो r बराबर बन जाएगा जेड ई² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। हाइड्रोजन परमाणु है तो z का मान 1। तो r बराबर e² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। ये आ गई त्रिज्या, यानी कक्षा की त्रिज्या। फिर ऊर्जा। तो अभिकेंद्रीय बराबर इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य आकर्षण बल, यानी कि mv² बटा r बराबर के जेड ई² बटा r²। r से r कट गया। अब जो बचे इसको 1/2 से गुणा कर देंगे। 1/2 से गुणा करने पर ये बन जाएगा 1/2 mv² बराबर 1/2 के जेड ई² बटा r। के का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/2 mv² गतिज ऊर्जा होती है। 1/2 mv² बराबर गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 जेड ई² बटा के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। जेड का मान 1 रखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु है तो के ई बराबर e² बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यह आ गई गतिज ऊर्जा।
अब स्थितिज ऊर्जा Pe, Pe बराबर माइनस के जेड ई बटा आर। के का मान वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जेड की हाइड्रोजन परमाणु है तो 1, तो ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यह आ गई स्थितिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा निकालेंगे तो कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की वैल्यू है ई स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और स्थितिज ऊर्जा माइनस का ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, तो ई स्क्वायर बटा पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1/8 माइनस 1/4। इसको सरल करेंगे, 8 का 4 का लघुत्तम 8, 1 माइनस 4 का भाग देंगे 8 में 2, 2 को 1 से गुणा कर देंगे तो 2, ई स्क्वायर बटा पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 1 माइनस 2 माइनस का 1, ई स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यह आ गई कुल ऊर्जा ई टोटल। यानी कुल ऊर्जा है वो ऋणात्मक प्राप्त हो रही है। ये ऋणात्मक क्या दर्शा रहा है? नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य विद्युत आकर्षण बल को। किसको दर्शा है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल को दर्शा रहा है ऋणात्मक चिन्ह। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या और ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। कैसे कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्रण करता है, और हम को पता है कि जब वर्ताकार कक्षा में किसी भी वस्तु को चक्रण करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र mv² बटा r, और k जेड ई नाभिक ई इलेक्ट्रॉन बटा दूरी का स्क्वायर। r से r कट गया, केवल r बच गया, इस r को ऊपर भेज दिया, mv² को नीचे भेज दिया, तो यह आ गई त्रिज्या। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, हाइड्रोजन परमाणु तो z की वैल्यू भी 1 रख देंगे, तो त्रिज्या का मान आ जाएगा e² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। इसी प्रकार से ऊर्जा निकालेंगे तो ये जो समीकरण था इसको 1/2 से गुणा कर देंगे, r कट जाएगा, 1/2 से गुणा करके ये बन गया 1/2 mv², 1/2 kze² बटा r। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और 1/2 mv² अपन जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का सूत्र है, तो इसकी जगह गतिज ऊर्जा, k की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रख दिया, z हाइड्रोजन परमाणु तो 1 रख दिया, तो गतिज ऊर्जा की वैल्यू आ गई e² बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। स्थितिज ऊर्जा माइनस k नाभिक इलेक्ट्रॉन बटा दूरी, यानी माइनस का k ZeE बटा r, k की वैल्यू वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, और हाइड्रोजन परमाणु तो z की वैल्यू भी 1 रख देंगे, तो आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस का e² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कुल ऊर्जा दोनों को जोड़ देंगे, गतिज और स्थितिज दोनों को जोड़ दिया, जो कॉमन था वो कॉमन भाग ले लिया, अंदर जो बच गया उसका लघुत्तम लेके सरल कर दिया, तो कुल ऊर्जा आ गई अपने पास माइनस का e² बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ऊर्जा का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। ये ऋणात्मक मान यानी ऋणात्मक जो चिन्ह है ये क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल को। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है नेल्स बोहर परमाणु प्रतिरूप। तो नेल्स बोर परमाणु प्रतिरूप इसने क्या कहा? तो इसकी 3 बातें तय जिनको अवधारणा कहा जाता है। नेल्स बोर परमाणु प्रतिरूप की अवधारणा, जिसमें फर्स्ट थी कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जन के
इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जन के वर्ताकार कक्षा में चक्रण करता है। और वर्ताकार कक्षा में चक्रण करता है तो उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। यह अभिकेंद्रीय बल उसको कहां से प्राप्त होता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल से, यानी कि mv² बटा r बराबर kZe² बटा r²। ये इसकी फर्स्ट अवधारणा थी, परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जन के वर्ताकार कक्षा में चक्रण करता है। और वर्ताकार कक्षा में चक्रण के लिए उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। यह अभिकेंद्रीय बल उसको इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। दूसरी इसकी अवधारणा या परिकल्पना क्या थी? दूसरी अवधारणा को यह थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्रण करेगा, किसमें? केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्रण करेगा जिसके लिए कोणीय संवेग, अब कोणीय संवेग को किससे लिखते हैं? mvr। कोणीय संवेग mvr होता है J बराबर mvr, कि कोणीय संवेग का मान है वो h बटा 2 पाई का पूर्ण गुणज यानी n के बराबर होना चाहिए। तो दूसरी अवधारणा क्या थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्रण करेगा जिसके लिए कोणीय संवेग का मान h बटा 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। इसको क्वांटम प्रतिबंध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटम प्रतिबंध। तो दूसरी जो अवधारणा थी बोर की, इसको क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं। फिर तीसरी अवधारणा या तीसरी परिकल्पना, तो फर्स्ट परिकल्पना कि बिना ऊर्जा उत्सर्जन के वो चक्रण करता है। तो बिना ऊर्जा उत्सर्जन, उसी के आधार पर तीसरी अवधारणा दी गई थी कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्रण करते समय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण दोनों ही नहीं करता। क्या थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब वर्ताकार कक्षा में चक्रण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण दोनों ही नहीं करता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में और निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में या फिर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण करेगा तो उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होगा। क्या होगा? उत्सर्जन या अवशोषण। जबकि इसने क्या कहा था? पहली परिकल्पना में क्या कहा था कि निश्चित स्थायी कक्षा में बिना ऊर्जा उत्सर्जन के वर्ताकार कक्षा में चक्रण करता है। लेकिन बाद में तीसरी अवधारणा में इसने ये भी जोड़ दिया कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण नहीं करेगा, लेकिन जब वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करेगा या निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण करेगा, ऐसी स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण दोनों में से कोई एक होगा। और यह ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण है वो किसके रूप में होगा? फोटोन के रूप में। जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होगा वो किस रूप में होगा? फोटोन के रूप में। तो फोटोन के रूप में होगा तो फोटोन की जो आवृत्ति है, आवर्ती को न्यू से, यह आवृत्ति दोनों ऊर्जा स्तरों के यानी कि उच्च और निम्न दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतराल के समानुपाती होगी। यानी फोटोन की जो आवृत्ति हो किसके समानुपाती होगी? दोनों ऊर्जा स्तर यानी एक En2 और एक En1 के ऊर्जा अंतराल के समानुपाती फोटोन की आवृत्ति होगी। फोटोन की आवृत्ति यानी समानुपाती का चिन्ह हटेगा, नियतांक आ जाएगा En2 माइनस En1 बराबर hν। यहाँ h है वो क्या है? नियतांक। h बराबर प्लांक नियतांक। इस h का मान होता है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल × सेकेंड।
कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। तो ये थी नेल्स बोर परमाणु प्रतिरूप की अवधारणा। पहली अवधारणा तो ये थी कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों और निश्चित स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जन के चक्रण करेगा, और वर्ताकार कक्षा में चक्रण करेगा तो उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। यह अभिकेंद्रीय बल उसको इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा, यानी mv² बटा r बराबर kZe² बटा r²। दूसरी अवधारणा थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्रण करेगा जिसके लिए कोणीय संवेग यानी J का मान सूत्र होता है mvr, कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणन यानी nh/2π के इक्वल होगा कोणीय संवेग। इसको क्वांटम प्रतिबंध भी कहा जाता है। फिर आती है तीसरी अवधारणा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जन के चक्रण करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में या निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमित होगा तो उस स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण में से कोई एक होगा। ये उत्सर्जन या अवशोषण जो होगा वो फोटोन के रूप में होगा, और ये जो उत्सर्जित या अवशोषित फोटोन की आवृत्ति है न्यू, वो किसके समानुपाती होगी? दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतरालों के समानुपाती, यानी En2 माइनस En1 समानुपाती न्यू। समानुपाती का चिन्ह करेगा नियतांक आ जाएगा h। इस नियतांक को प्लांक नियतांक कहा जाता है, जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। फिर आता है नेल्स बोर परमाणु प्रतिरूप के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या, यानी कि अब त्रिज्या निकाल कक्षा की इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या निकालनी होगी। किसके लिए निकालना है? सभी के लिए निकालना है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए भी निकालना है। तो देखो फर्स्ट परिकल्पना क्या थी कि mv² बटा r बराबर kZe² बटा r²। ठीक है, समीकरण 1। सेकंड परिकल्पना क्या थी? mvr बराबर nh/2π। यहां से v का मान निकाल लेते हैं। v बराबर nh/2πmr। समीकरण 2 की वैल्यू 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या बन जाएगी? v का मान है nh/2πmr का स्क्वायर और बटा में r है बराबर kZe² बटा r²। तो देखो n² h² बटा r, 2 का स्क्वायर 4, π² m² r² बराबर kZe² बटा r²। r² से r² कट गया, m से m कट गया। अब जो बच गया वो लिख देंगे। r यहां पे लिख देंगे इसको नीचे, यानी r बराबर n² h² बटा 4 π² m kZe²। ये आ गई कक्षा की त्रिज्या। तो कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या की? फर्स्ट परिकल्पना ली, सेकंड परिकल्पना से v का मान निकाला। ये v का मान फर्स्ट वाली परिकल्पना में रख दी, काटा पीटी कर दी। जो बच गया वो कक्षा की त्रिज्या आ गई, यानी r बराबर n² h² बटा 4 π² m kZe²। अब देखो हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकालें। हाइड्रोजन परमाणु है तो हाइड्रोजन परमाणु में केवल n1 Z भी 1 होता है और H प्लांक नियतांक 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड।
4πm द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम के 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये सभी वैल्यूज यहाँ रखेंगे और सरल करेंगे। तो R बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये आ गई हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या। तो इसको क्या कहा जाता है? बोर त्रिज्या भी कहते हैं। बोर त्रिज्या भी कहा जाता है। इसे हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या कहते हैं या फिर बोर त्रिज्या भी कहते हैं। ये सभी मान यहाँ रख देंगे, सरल करेंगे। सरलीकरण करने के बाद त्रिज्या का मान आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये थी हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या। किसके द्वारा? निल्स बोर के अनुसार कि सेकंड परिकल्पना से v का मान निकालेंगे, फर्स्ट परिकल्पना में रख देंगे, सरल करेंगे, कक्षा की त्रिज्या आ जाएगी। यदि हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकालनी है तो z और n का मान 1 हो जाएगा, बाकी वैल्यूज हैं कांस्टेंट, वो रख देंगे और सरल कर देंगे। आ जाएगी हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या की 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। इस त्रिज्या को बोर त्रिज्या भी कहा जाता है।